और आज का हमारा जो टॉपिक है यूनिट नंबर 5 का जो हमने टॉपिक जिस पे आज हम डिस्कशन करने वाले हैं वो टॉपिक है आपका मार्केटिंग इन अपैरल सेक्टर एंड ग्रोथ। मार्केटिंग इन अपैरल सेक्टर एंड ग्रोथ में हम क्या क्या चीज़ें सीखेंगे ये मैं आज आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको ये समझना है कि मार्केटिंग जो वर्ड है उसका मतलब क्या होता है, वो वर्ड कहाँ से डिराइव हुआ है और हमारे सेक्टर में अपैरल सेक्टर में किस तरीके से हम मार्केटिंग करते हैं। अपैरल सेक्टर्स में बहुत सारे प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर होते हैं, बनाए जाते हैं। ये जो प्रोडक्ट्स हैं मैन्युफैक्चर होने के बाद एंड यूजर या कस्टमर तक कैसे जाएंगे, कौन कौन से मार्केटिंग चैनल्स होते हैं जिनके माध्यम से एक प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस होता है, बनता है किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, किसी भी अपैरल की कंपनी में, और ये एंड यूजर आपके मेरे जैसे एंड यूजर तक कैसे पहुंचता है, उसकी पूरी मार्केटिंग की रूपरेखा हम इस चैप्टर में समझेंगे। तो अगर मार्केटिंग को हम देखें, मार्केटिंग वर्ड बना है वर्ड मार्केट से, ठीक है। मार्केट का मतलब होता है वो जगह, ऐसी प्लेस जहां पे कि जो बेचने वाला व्यक्ति है जिसको हम सेलर बोलते हैं वो अवेलेबल हो और उसके पास बेचने के लिए ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए जिसके लिए बायर्स अवेलेबल हो। तो मार्केट प्लेस पे सेलर्स और बायर्स आर रिक्वायर्ड। उस प्लेस पे जहां पे बायर्स हो, बायर्स मतलब जो उसको खरीदने वाला हो, और सेलर जो उसको बेचने वाला हो, दोनों लोग उपलब्ध। अब जो बायर होगा वो प्रोडक्ट तभी खरीदेगा या सर्विस तभी लेगा जब वो प्रोडक्ट उसकी कुछ उसके काम का होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब जो बेचने वाला व्यक्ति है उसके पास ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए जिसके खरीदार हो, और खरीदेगा व्यक्ति तभी जब वो उसके लिए कुछ वैल्यू का होगा, ठीक है। जब ये दोनों ट्रांजैक्शंस, मतलब जब बायर के पास प्रोडक्ट हो बेचने के लिए, सेलर के पास प्रोडक्ट हो बेचने के लिए और बायर के पास कुछ डिस्पोजेबल इनकम हो खरीदने के लिए, तब हम बोलते हैं कि ये बाइंग और सेलिंग हो रही है, या इसको ट्रांजैक्शन बोल सकते हैं कि एक ट्रांजैक्शन हुआ, ठीक है। मार्केटिंग अगर हम थोड़ा पहले के जमाने में जाएं तो पहले बार्टर सिस्टम चलता था। बार्टर सिस्टम का मतलब ये होता है कि मेरे पास, अगर मैं खेती किसानी करता हूं तो मेरे पास अनाज होगा, ठीक है, चावल होगा, कुछ और होगा जिसका मेरे पास भंडार होगा। कोई व्यक्ति अगर मटके बनाने का काम करता है तो उसके पास घड़े होंगे, सुराही होगी, मिट्टी के बर्तन होंगे। तो पहले जो बार्टर सिस्टम चलता था कि मैंने आपको 2 बोरी अनाज दे दिया और आपसे 4 मटके खरीद लिए, तो इसमें लेन देन तो हुआ, लेकिन कहीं भी कैश का ट्रांजैक्शन नहीं हुआ या कॉइन्स का ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, ठीक है। तो पहले जमाने में ऐसे ही चलता था। पहले जमाने के मार्केट्स ऐसे ही थे कि मेरे पास कुछ है देने के लिए और आपके पास कुछ है लेने के लिए, तो ट्रांजैक्शन हो जाता था। लेकिन आज जमाना बदल गया है। आज जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो अगर कोई सेलर है, कोई कुछ बेचना चाहता है, तो उसके पास प्रोडक्ट होना चाहिए, सामान होना चाहिए बेचने के लिए,
और जो इसको खरीदना चाहता है उसके पास पैसा होना चाहिए, डिस्पोजेबल इनकम जिसको बोलते हैं। तो अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे एक बिस्किट का पैकेट 10 रुपये वाला बेचना है, तो बिस्किट का पैकेट आप दुकान पे जाएंगे, 10 रुपये पे करेंगे और फिर वो बिस्किट का पैकेट खरीदेंगे। तो क्या हुआ इसमें एक्सचेंज में आपने प्रोडक्ट को खरीदा और उसके एवज में आपने 10 रुपये दिया दुकानदार को, तो आपने एक ट्रांजैक्शन किया। तो इसको हम बोलते हैं कि दोनों लोगों को, मतलब बेचने वाले का फायदा, उसका मुनाफा है क्योंकि वो दुकान खोल के रखा है, और आपका इंटरेस्ट क्या हो सकता है कि आपको भूख लगी हो, आपके घर में किसी के लिए गेस्ट आए हो, उनके लिए बिस्किट लेके जाने हो, तो आपको वो रिक्वायर्ड है, वो आपकी नीड है। ठीक है। तो मार्केटिंग जो आज हम अपैरल सेक्टर में देखते हैं, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करती हैं। ठीक है। जैसे गारमेंट के क्षेत्र में आज इस समय विंटर्स चल रहे हैं, तो विंटर्स में देयर आर मेनी बिग ब्रांड्स, बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जो इस समय मार्केट में बिक रहे हैं, और वो ब्रांड्स बहुत सारे चैनल्स का यूज करते हैं अपने प्रोडक्ट्स को कस्टमर्स तक लेके जाने के लिए। ठीक है। तो अभी मैं बात कर रहा हूं, अगर प्रोड्यूसर है या फिर मैन्युफैक्चरर है, उसको अपने प्रोडक्ट्स को एंड यूजर या कस्टमर तक लेके जाना है, तो किन किन चीजों को उसको माइंड में रखना होगा। ठीक है। जैसे प्रोड्यूसर्स में या मैन्युफैक्चरर्स में बहुत सारी कंपनीज हो सकती हैं, जैसे कि आपकी रेमंड्स हो गई, नाम सुना है रेमंड्स का। इसके अलावा आपकी गोकुलदास कंपनी हो गई, शाही एक्सपोर्ट्स हो गए, सिल्वर स्पार्क, ये अपने अपने क्षेत्र के अपैरल सेक्टर की बहुत बड़ी कंपनियां हैं। इनके प्रोडक्ट्स कुछ भी हो सकते हैं, शर्ट्स हो सकते हैं, टी शर्ट्स हो सकते हैं, पेंट्स हो सकते हैं, जीन्स हो सकते हैं, आपके जैकेट्स हो सकते हैं, काफी सारे ये प्रोडक्ट्स में मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। अब इनको अपने प्रोडक्ट्स को मार्केटिंग करके एंड यूजर जो इनका कस्टमर है, ग्राहक है, वहां तक लेके जाना है, तो किस टाइप की मार्केटिंग इनको करनी पड़ेगी? उसके लिए आप सभी लोगों को मार्केटिंग के कोर कॉन्सेप्ट पे जाना पड़ेगा, जो कि 4 P's ऑफ मार्केटिंग के नाम से जाना जाता है। 4 P's ऑफ मार्केटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप मार्केटिंग पढ़ते हैं तो आपको 4 P's ऑफ मार्केटिंग समझना पड़ेगा। 4 P's का मतलब, P अगर हम 4 बार लिखते रहते हैं, 1 2 3 and 4, 1 2 3 4, इन 4 P's के बारे में अगर हमें ज्ञान होगा तो हम मार्केटिंग को और अपैरल सेक्टर की मार्केटिंग को बखूबी समझ पाएंगे। तो हम बारी बारी एक एक P को समझते हैं। पहले P का मतलब होता है प्रोडक्ट। फर्स्ट P इज नोन एज प्रोडक्ट। आप कौन सा प्रोडक्ट बनाने वाले हो, सबसे पहले आपको वो पता होना चाहिए। और प्रोडक्ट जब आप बनाते हो, कोई भी प्रोडक्ट हो, गारमेंट का कोई भी प्रोडक्ट अगर आप बनाने वाले हो, तो आपको बहुत सारी चीजें करनी होती है।
आपको मार्केट रिसर्च करनी होती है, आपको ये पता करना होता है कि उस प्रोडक्ट के कौन सा ऐसा सेगमेंट है जो उस प्रोडक्ट को खरीदने वाला है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने टी शर्ट्स बोला, और टी शर्ट्स, कॉलर वाली टी शर्ट्स का एक सेगमेंट है 18 से 30 साल के लोगों के लिए। टी शर्ट्स में यंगस्टर्स, यंग एज के लोगों के लिए अगर हमें टी शर्ट्स बनानी है तो उसमें किस तरीके की डिज़ाइन होनी चाहिए, उसका पैटर्न क्या होना चाहिए, ये सब आप दिमाग में रख के अपने प्रोडक्ट्स को बनाते हैं। तो सबसे बीच में सबसे कोर होता है मार्केटिंग का, 4 P's ऑफ मार्केटिंग में प्रोडक्ट, कि आप क्या बनाने वाले हो, मैन्युफैक्चर क्या करने वाले हो। दूसरा P होता है जिसको हम प्राइस बोलते हैं। सेकेंड P इज नोन एज प्राइस। आप कोई भी प्रोडक्ट बनाते हो तो उस पर एक टैग लगाते हो कि नहीं, कि लेट्स से कि ये शर्ट हमने बनाई, उस शर्ट का एक टैग होगा, एक प्राइस होगा। अगर कोई ब्रांड नहीं है, ब्रांड का मतलब उसके पीछे एलन शॉली नहीं लिखा है, उसके पीछे पीटर इंग्लैंड नहीं लिखा है, उसके पीछे लुई फिलिप नहीं लिखा है, या फिर अनेकों अनेक जो ब्रांड आते हैं, तो उस शर्ट की वैल्यू हो सकता है कि 200, 300, 500 रुपये हो। और जहां किसी शर्ट के ऊपर एक लेबल लग जाता है, एक ब्रांड लग जाता है, रेमंड्स, पार्क एवेन्यू या इस तरीके का, तो वो शर्ट तुरंत 2000, 2500 रुपए की हो जाती है। तो सबसे पहले जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो वो प्रोडक्ट क्या है, किस सेगमेंट को माइंड में रखते हुए आप उस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, और उसकी प्राइसिंग क्या रहने वाली है, आप किसको दिमाग में रख के उस प्रोडक्ट की प्राइसिंग रखने वाले हो। एक उदाहरण के तौर पे, अगर आप सबसे महंगी गाड़ियों में मर्सिडीज गाड़ी सबसे महंगी कहलाती है, मर्सिडीज गाड़ी आप बनाओगे तो आपको पता है कि उसके खरीदार हाई नेटवर्थ वाले ही होंगे, जिनके पास 100 करोड़, 200 करोड़ या इसके ऊपर पैसा होगा। एक जनरल पब्लिक के लिए नहीं बना सकते। जिसकी सैलरी कम है, मान के चलिए 50,000 महीने कमाता है, या 1 लाख रुपए महीने कमाता है, या 2 लाख रुपए महीने कमाता है, वो मर्सिडीज बेंज नहीं खरीद पाएगा। उसके लिए दूसरा सेगमेंट है, वो अगर इस वाले सेगमेंट के लिए जो कि लोअर इनकम ग्रुप में आता है, मिडिल इनकम ग्रुप में आता है, उसके लिए मारुति गाड़ी सूटेबल होगी, जो कि 5 लाख 6 लाख रुपए की आ जाएगी। इसी तरीके से प्राइस ये इंडिकेट करता है कि वो प्रोडक्ट किनके लिए बनाया जा रहा है, उसके खरीदार कौन होंगे। ऐसी भी शर्टें आती हैं मार्केट में, पिछले हमारे उसमें कंपनीज आई थी, उस शर्ट की कीमत 25,000 रुपये एक शर्ट की कीमत थी, 50,000 की एक शर्ट मिलती थी। तो आप बताइए, आप और हम तो वो शर्ट नहीं पहन पाएंगे, वो केवल सेलिब्रिटी लोग ही पहनेंगे। जैसे शाहरुख खान ही पहन सकते हैं, आमिर खान ही पहन सकते हैं वो शर्ट, आम पब्लिक नहीं पहन सकती। तो प्राइस ये बताता है कि ये प्रोडक्ट किन कस्टमर्स के लिए बनाया गया है। इसके बाद ये आता है तीसरा, इसको हम बोलते हैं प्लेस। तीसरा पी का मतलब होता है प्लेस। तीसरा पी से हमें ये समझ में आता है कि हम इस प्रोडक्ट को, जो कि उदाहरण के तौर पे एक शर्ट है, उसको हम बनाएंगे, किस सेगमेंट के लिए बनाएंगे, उसकी प्राइसिंग क्या रखेंगे, प्राइसिंग का मतलब कितने में बिकेगी और किस तरीके से बिकेगी। प्लेस मतलब आप इसको एक शोरूम, जैसे आपने देखा होगा एक बड़े बड़े कंपनीज का अलग अलग शोरूम होता है, स्टैंड अलोन होता है, उसके साथ वो ब्रांड्स मिक्स नहीं करते।
जैसे आप एलन शॉली का देखेंगे तो उसका एक अलग आउटलेट होगा जहां पे एलन शॉली के ही प्रोडक्ट्स बिकेंगे। आप अगर लुई फिलिप के शोरूम में जाते हैं तो आपको पूरे ही उसी के ब्रांड के प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो एक तो तरीका वो हो गया कि आपने एक रिटेल आउटलेट खोला, इसको हम रिटेल आउटलेट बोलते हैं, और वहां से आप अपने प्रोडक्ट्स को बेच रहे हो। ठीक है, तो प्लेस इंपॉर्टेंट है। और प्लेस आज के टाइम में जिस हिसाब से मार्केटिंग का रेवोल्यूशन आया है, उसमें मार्केट प्लेसेस या फिजिकल प्लेस अलग अलग टाइप के हो गए हैं। जैसे कि आप किसी दुकान के माध्यम से अपना उत्पाद बेच सकते हैं, तो उसमें होगा क्या कि ग्राहक को उस दुकान पे जाना होगा, उसको प्रोडक्ट देख सकता है, वैरायटी उसको मिल सकती है, प्रोडक्ट को फील कर सकता है, छू सकता है, उसके रेट्स बार्गेन कर सकता है। बार्गेन का मतलब कोई बोला 2000 में, हम बोलेंगे नहीं हमें 1500 में दीजिए, इसको बोलते हैं बार्गेनिंग। ठीक है, तो आप फिजिकल किसी दुकान से खरीद सकते हैं। दूसरा, आजकल बहुत सारी ई कॉमर्स साइट्स आ गई हैं, जैसे कि मिंत्रा, ऑनलाइन साइट्स जिनको हम बोलते हैं, जहां से कि आप अपने प्रोडक्ट्स को, जो मार्केटर है वो अपने प्रोडक्ट्स को डाल सकता है, ग्राहक उसमें उसको देख सकता है और उसका ऑर्डर कर सकता है, जिसको ई कॉमर्स बोलते हैं, ऑनलाइन मंगाना बोलते हैं जिसको। तो आप इसको इस तरीके से भी ऑर्डर करके उस प्रोडक्ट्स को पा सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं। आप किसी कंपनी आउटलेट से खरीद सकते हैं, किसी रिटेलर के पास से जाके खरीद सकते हैं, या किसी वेबसाइट, आजकल बहुत सारी वेबसाइट्स या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो गए हैं जहाँ पे कि आप शेड्स, कलर, टेक्सचर, एवरीथिंग आप देख के, प्राइसिंग, उस पर क्या डिस्काउंट मिल रहा है, वो सारी चीजें देख के अपने प्रोडक्ट्स को खरीद सकते हैं। ठीक है, तो प्राइस के बाद कंपनी को ये देखना होता है कि वो अपने प्रोडक्ट्स को कैसे प्लेस करने वाली है, किन किन जगह से, किन किन नेटवर्क से, किन किन चैनल्स के माध्यम से वो ग्राहक तक उसका प्रोडक्ट पहुंचने वाला है। तो ये थर्ड पी है जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और सबसे और आखिरी पी जो मार्केटिंग में आती है वो आती है प्रमोशन। प्रमोशन का मतलब हिंदी में इसको प्रचार बोलते हैं। प्रचार का मतलब आप ग्राहक तक पहुंचाने के लिए कौन कौन से प्रचार के माध्यमों का इस्तेमाल करेंगे। आपने देखा होगा कि टीवी पे एड्स आते हैं, तो एक सूटेड बूटेड आदमी रेमंड्स का प्रचार करता है, जिसमें कि वो दिखाता है कि रेमंड्स एक लीगेसी वाला ब्रांड है, कि ग्रैंडफादर ने पहना है, उसके बाद लड़का भी पहन रहा है, अब लड़के का लड़का भी पहन रहा है। तो ओनली रेमंड्स एक करके आपने एडवर्टीजमेंट देखा होगा, जिसमें ये दिखाते हैं कि लीगेसी के फॉर्म में उस प्रोडक्ट्स को पहना जाता है। एक आपने मान्यवर का ब्रांड देखा होगा, जब शादी वादी के सीजन चलता है तो मान्यवर ब्रांड के एड्स देखे होंगे, जिसमें वो दिखाते हैं कि शादी के अटायर में ब्राइड एंड ब्राइडग्रूम्स, लड़का और उसकी होने वाली दुल्हन, वो पूरे अटायर में होते हैं। तो काफी ऐसे ब्रांड्स हैं जिसके एडवर्टीजमेंट आप देखते हैं, उन एडवर्टीजमेंट से भी आपका माइंड मेकअप होता है कि इस प्रोडक्ट को हमें लेना है। देखिए, एवरीथिंग इज क्यू, सारी चीजें कुछ ना कुछ आपके दिमाग में इकट्ठा होता रहता है। आप एक जगह से निकल रहे हैं, होर्डिंग लगी हुई है, वहां पे आप देखते हो रेमंड्स का ऐड, फिर आगे आप घर में गए, टीवी चलाई तो फिर आपने रेमंड्स का ऐड देखा, फिर आप कहीं से निकले तो रेमंड का बहुत बड़ा आउटलेट देखा। तो कहीं ना कहीं ये चीजें आपके दिमाग में रजिस्टर होती है। माइंड है
बार बार रिपीटेड कोई चीज़ आए, तो फिर आपको लगता है, फिर आपको कोई ओकेशन पे सामान खरीदना है या आपको सूट खरीदना है, कुछ खरीदना है, तो आपके माइंड में सबसे पहला ब्रांड आएगा रेमंड्स। कि यार रेमंड्स का होर्डिंग देखा था, बहुत बड़ा लगा हुआ था, टीवी पे देखा बहुत अच्छा ऐड आता है, वो हमारे पड़ोस में या उस वाले मॉल में गए थे तो रेमंड्स का बहुत बड़ा आउटलेट था। तो ये धीमे धीमे चीज़ें आपके माइंड में रजिस्टर होती हैं, तो फिर आपका बाइंग डिसीजन आता है, फिर आप उस प्रोडक्ट को खरीदते हो। ठीक है, तो ये तरीका ऐसा होता है कि जिसमें आप अपने प्रोडक्ट्स को ग्राहकों तक कैसे पहुंचाते हो, इसको हमने 4 P's के माध्यम से समझा है। तो ये 4 P's ऑफ मार्केटिंग कहलाता है, जो कि बहुत पुराना मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट है। 4 P's ऑफ मार्केटिंग में प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन इंपॉर्टेंट है जो आता है। इसके अलावा ये मार्केटिंग का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत सारी किताबों में लिखा जा चुका है। तो आपको ये समझना है कि ऐसे ही जब बड़े बड़े जो कंपनीज होती हैं, जैसे मैंने कुछ कंपनियों के यहाँ पे नाम लिखे हैं, वो अपने प्रोडक्ट्स को ग्राहकों तक इन 4 P's के माध्यम से पहुंचाते हैं। इन 4 P's को समझना आप लोगों के लिए जरूरी है। कल के दिन अगर आप अपना कुछ सेटअप स्टार्ट करते हैं तो यू शुड नो कि आपका प्रोडक्ट ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए क्या क्या स्ट्रैटेजी या क्या क्या रणनीति लगाई जा सकती है। ठीक है, इसके अलावा एक जो मार्केटिंग में हम पढ़ते हैं वो डिमांड और सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। आज के टाइम में ट्रेंड में क्या चल रहा है, बोलते हैं ना ट्रेंडिंग है ये। आजकल इस तरीके का सूट फैशन में है। पहले के जमाने में पैंट आप देखिए, एक्टर्स के बेल बॉटम पैंट हुआ करते थे, होते थे कि नहीं, इतनी लंबी लंबी, जब राजेश खन्ना और ये सब एक्टर्स थे तो उस टाइप का फैशन चलता था। वो धीमे धीमे फैशन में बदलाव आए और समय के हिसाब से ये ट्रेंड चेंज होता रहता है। तो सिमिलरली जो लेडीज गारमेंट्स में डील करते हैं उनको भी पता होगा कि आज के समय में क्या ट्रेंड चल रहा है। तो आपको सबसे पहले मार्केट में अगर एग्जिस्ट करना है तो आपको पता होना चाहिए कि आज के टाइम में मार्केट की डिमांड क्या है। आप हमेशा जब तक आप मार्केट में हैं और जब तक ये चीज नहीं समझेंगे ग्राहकों की, इसको बोलते हैं ग्राहक की नब्ज जानना, कि आज कस्टमर्स को क्या पसंद है। क्योंकि आज ये जमाना नहीं रह गया है कि हमने कुछ भी बना दिया कोई भी ले लेगा, ऐसा नहीं है। आज जो मार्केट में चीजें चलती हैं वो हम उसको सेगमेंटेशन के नाम से जानते हैं। उसको हम बोलते हैं कि आपको मार्केट को डाइसेक्ट करना है, सेगमेंटेशन करना ही पड़ेगा। उस मार्केट को लेंस लेके देखना पड़ेगा कि आप जो प्रोडक्ट है, जो 4 P's आपने लिखा है ना, किसके लिए बना रहे हैं, उसका खरीदार कौन है, कैसे बिकेगा, किन किन जगह में, और उसके लिए क्या प्रमोशन करना पड़ेगा। प्रमोशन का मतलब पोस्टर भी लगा सकते हैं, बैनर भी लगा सकते हैं, होर्डिंग भी लगा सकते हैं, टीवी में ऐड भी दे सकते हैं, रेडियो में भी चलवा सकते हैं। ये होता है प्रमोशन। कोई नई दुकान खुलती है तो वो क्या करता है, पहले दिन उद्घाटन रखता है। सब लोगों को, मिठाई की कोई नई दुकान खुली तो क्या करेगा कि मिठाई की दुकान में सब लोगों को उस दिन बुलाएगा फ्री में मिठाई, ताकि लोग एक्सपीरियंस्ड करें उसकी मिठाई को। ठीक है, तो इस तरीके से बिना प्रमोशन के आप सोचें कि मैंने दुकान, या कोई कंपनी सोचे मैंने दुकान खोल ली है, प्रोडक्ट भी लगा दिया है, अब ग्राहक कैसे जानेगा, उसके लिए कोई कम्युनिकेशन होना चाहिए। वो कम्युनिकेशन आपको प्रमोशन के माध्यम से करना होगा। अब जो मैं बात आपको बताने वाला हूं कि सेगमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। सेगमेंटेशन का मतलब है
किसके लिए, हु, किनके लिए आप ये प्रोडक्ट बना रहे हो। इसको हम अगर देखें तो एक पिरामिड के हिसाब से हम देख सकते हैं। एक पिरामिड में, पिरामिड ऐसे ही होता है, अगर इसको पिरामिड को हम ऐसे देखें तो यहां पे अगर इस वाले हम हटा दें तो ये सुपर रिच है, बहुत अमीर लोग हैं, सबसे ज्यादा पैसे वाले लोग पिरामिड में इतने होंगे। ये वाला जो पोर्शन है ये अपर मिडिल क्लास हो सकता है, और ये जो सबसे नीचे वाला पोर्शन है ये वो है जिसमें मासेस रहते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा लोग पाए जाते हैं जिनकी पर कैपिटा घर में इनकम में भी 50,000 हो साल की, 80,000 हो, उसमें। तो आप देखिए जब भी कोई क्लास प्रोडक्ट बनेगा तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग कम होगी। जैसे फॉर एग्जांपल कोई 25,000 की शर्ट बनाने वाली कंपनी है तो उसके खरीदार तो गिने चुने ही होंगे, एक्टर ही खरीदेंगे या अंबानीज ही खरीद सकते हैं, या जो बहुत पैसे वाले इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वही खरीद सकते हैं। वो मासेस के लिए नहीं प्रोडक्ट है कि हर मास का बंदा खरीदेगा। अब उसके नीचे जो प्रोडक्ट आ जाते हैं, लेट से कि 2000 से 5,000 की रेंज में भी, तो 2000 से 5,000 मैं भी एक शर्ट 2-2,500 की पहनना पसंद करूंगा, लेकिन मेरी सैलरी 50,000 होनी चाहिए महीने की, या मेरे परिवार की इनकम कम से कम 1 लाख रुपए तो हो, तब मैं 2,500 की एक शर्ट खरीदूं और घर में एक वैगन आर गाड़ी रख लूं, क्योंकि वो मेरी अफोर्डेबिलिटी है। लेकिन जो मासेस के लिए प्रोडक्ट बनता है जिसमें जो सेगमेंट जो बहुत है, जैसे इंडिया की पॉपुलेशन 140 करोड़ है, तो सुपर रिच तो आपको केवल मे बी 1 करोड़ और 2 करोड़ ऐसे ही होंगे, इससे ऊपर तो नहीं होंगे। लेकिन जो मास है जहाँ पे सबसे ज़्यादा बॉटम ऑफ द पिरामिड में जो सबसे ज़्यादा लोग पाए जाते हैं, उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो मैटर करता है वो मैटर करता है वैल्यू फॉर मनी। वैल्यू फॉर मनी, इसका मतलब ये होता है कि जो आप पैसा खर्च करने वाले हो वो प्रोडक्ट लेने से आपको वैल्यू मिल रहा है कि नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक पार्ले जी का बिस्किट का पैकेट खरीदते हैं और आप उसके लिए 5 रुपए खर्च करते हैं। आप वो 5 रुपए तभी खर्च करते हैं जब आपको लगता है कि इसमें 5 रुपए का सामान मुझे मिल रहा है। एक रिन की बट्टी जो 10 रुपए की आती है, तभी आप वो 10 रुपए खर्च करते हैं जब आप ये देखते हैं कि इससे मेरे इतने सारे कपड़े साफ हो जाएंगे। आप एक जगह से दूसरे जगह टेम्पो का इस्तेमाल करते हो, उस टेम्पो वाले को 10 रुपए देते हो क्योंकि वो आपको एक डिस्टेंस से दूसरे डिस्टेंस पे छोड़ रहा है। लेकिन कल के दिन ये पार्ले जी 5 रुपए वाला आपको 200 रुपए का बेचे। जो जिस ऑटो टेम्पो से आप 10 रुपए में चलते हो वो आपसे 1000 रुपए मांगे। जो साबुन की बट्टी आप 10 रुपए में खरीदते हो कोई उसके 200 रुपए मांगे तो आप दोगे नहीं। क्यों नहीं दोगे? क्योंकि वैल्यू फॉर मनी में वो प्रोडक्ट नहीं आता। आप बोलोगे महंगा है, इतने में अफोर्डेबिलिटी नहीं है, या इस टाइप के रीजंस। तो जब किसी भी प्रोडक्ट की मार्केटिंग आप करते हैं या अपैरल सेक्टर की खासतौर पे हम बात करें तो इन सब चीजों का हमें माइंड में ये सब चीजें रखनी होगी। ठीक है, सवाल आते हैं आप लोगों को, कुछ मैं जो अभी तक पढ़ाया हूं उसमें कुछ सवाल रहेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को ये बताना है कि मार्केटिंग में कितने पीज होते हैं। पहला सवाल मार्केटिंग में कितने पीज होते हैं?
ठीक है, दूसरा सवाल, ये 4 P's के नाम क्या है उसी ऑर्डर में? ठीक है। तीसरा सवाल, पहले के जमाने में जब प्रोडक्ट आपस में बेचा जाता था उस सिस्टम को हम किस सिस्टम के नाम से जानते हैं? उसको हम बार्टर सिस्टम के नाम से जानते हैं। ठीक है। अगला सवाल कि कोई भी सामान कोई ग्राहक क्यों खरीदता है? उसको उसके पैसे की वैल्यू मिलती है, तभी वो उस प्रोडक्ट को खरीदता है। तो आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा और कुछ मार्केटिंग की चीज़ें आप लोगों ने सीखी होंगी। और मार्केटिंग में बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारे मार्केट्स हैं, जो मैं आपको बताया था कि फिजिकल मार्केट्स के अलावा आज के टाइम में, आज के कंटेम्पररी टाइम में बहुत सारे ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म आ गए हैं जहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं और ग्राहक उस प्रोडक्ट से वहाँ पे जाके प्रोडक्ट खरीद सकता है। मिसाल के तौर पे मीशो आ गया है और मिंत्रा आ गया है, या इस टाइप के चैनल्स। तो आई होप आपको ये सेशन काफ़ी एंटरटेनिंग लगा होगा। ठीक है, तो इसको आप ठीक से करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।